डाइसैकेराइड। याद कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वहाँ हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के अनुसार से इसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में क्लासिफाई करते हैं। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में, इनका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाइसैकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है? दो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। जो 2 यूनिट्स का फॉर्मेशन करेंगे उन्हें डाइसैकेराइड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होते हैं। अगर इससे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज बनता है। अल्फा और बीटा का मतलब समझ में आ रहा है आप? यानी कि ग्लूकोज अल्फा फॉर्म का होता है और फ्रुक्टोज बीटा फॉर्म का। यहाँ अंदर में प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस। बताइए प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी है। यानी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और फ्रुक्टोज इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। उसी तरीके से माल्टोज होता है। माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी कि दोनों यूनिट क्या होता है? सेम होता है माल्टोज में। उसी तरह से लैक्टोज में, मिल्क में पाया जाता है ये शुगर, बीटा डी गैलेक्टोज और फिर दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों जो है वो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं। तो कई बार में ये भी पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को लिखवाए हैं। सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन लिखो। नीचे वाला नोट में तो एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। इनवर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसको इनवर्ट शुगर क्यों कहा जाता है? जो सुक्रोज का यानी कि कॉमन शुगर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का है, जबकि फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी नेचर का है। यहाँ का रहा है उसी पॉइंट को यहाँ नीचे लिखवाए हैं, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज। ठीक है यहाँ तक? द डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज प्लस 52.5 डिग्री is less than the levo rotation of fructose minus 92.4 डिग्री। अब ये प्लस और माइनस से मैग्नीट्यूड मत निकालना। प्लस और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज में कितने डिग्री रोटेट करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री रोटेट करता है। तो आप बताओ, तो डेक्सो रोटेशन 52.5 है और लीवो रोटेशन 92.4 है, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? लीवो का। तो ये जब मिले हुए रहेंगे तब उस कंडीशन में निगेटिव का पार्ट जो है ज़्यादा आएगा। जैसे अगर एक +5 है और दूसरा -10 है तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? माइनस वाले का। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस यानी डेक्सो रोटेशन का वैल्यू कम है लीवो रोटेशन के रिस्पेक्ट में, तो सुक्रोज को लीवो रोटेटरी होना चाहिए था। लेकिन सुक्रोज का जब एनालिसिस किया गया तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। इसी वजह से इसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। फिर से, डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज लेस देन लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, और सुक्रोज का फॉर्मेशन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से है। तो लीवो रोटेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है डेक्स्ट्रो रोटेशन के रिस्पेक्ट में, इसीलिए सुक्रोज को लीवो रोटेटरी होना चाहिए था, बट एक्चुअली ये क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये इनके अरेंजमेंट की वजह से। आप खुद इमेजिन करो ना, अगर मान ली कि कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसका मिरर इमेज बना दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर जाए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसीलिए इस शुगर को, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। सुनो, पॉलीसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। ऐसे पॉली का मतलब लार्ज होता है, मेनी होता है। आप ये भी कह सकते हैं विच गिव मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, बट मोस्ट वैल्यू 10 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 to 10 वाले को हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब इसमें 3 हम लोग को पढ़ना है, एक स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। सबसे पहले स्टार्च के बारे में। अगर स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अल्फा ग्लूकोज ये लार्ज नंबर में फॉर्मेशन होता है इनका, ग्लूकोज का। जैसे अगर इनके स्ट्रक्चर को हम लोग देखें
तो इनका स्ट्रक्चर आ जाता है C6H10O5 और यहाँ N और प्लस NH2O, N का मतलब लार्ज नंबर, तो ये हाइड्रोलाइड होकर फॉर्मेशन कर लेता है NC6H12O6। देखो तो बैलेंस है 10 and 2 12 and 5 and 1 6। तो यह स्टार्च है और ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज। तो आप याद करो सुक्रोज से अगर बनाते हैं, कॉमन शुगर से बनाते हैं, तो मिक्सचर बन रहा है ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी, उसे सेपरेट करना पड़ेगा और कॉमन शुगर महंगा पड़ेगा और स्टार्च प्लांट में इजीली अवेलेबल है। तो कॉमर्शियली या इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर करना है तो वहाँ पर हम लोग स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से एक तो लार्ज नंबर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा ये मिक्सचर के फॉर्म में नहीं है। यहाँ का ये ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में होता है, अल्फा और बीटा आपको याद होगा। वहीं अगर सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सेलुलोज प्लांट सेल का सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ होता है। जैसे याद करो अंडर 10th क्लास में आप पढ़े होंगे सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में आगे लास्ट का जो मेंबर होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लिपोप्रोटीनस नेचर का होता है। जबकि प्लांट सेल का जो बाहर वाला लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, उन्हें सेल वाल कहा जाता है और ये सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेल वाल यानी सेलुलोज को ही हम लोग रफेज कहते हैं। और इनोज के बारे में बता रहे थे, तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से बीटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यानी दोनों के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है। फर्क बस इतना है कि एक अल्फा फॉर्म है, दूसरा कौन सा फॉर्म है, बीटा। और अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं, याद आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप का पोजीशन आप बताओ तो अगर OH लेफ्ट साइड में रहा तो अल्फा होगा या बीटा, लेफ्ट साइड में बीटा और राइट साइड में, और जिनको या टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे तो ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है, यानी कि एनिमल के बॉडी में भी ग्लूकोज स्टोर्ड हो जाता है। जैसे अगर बॉडी फैटी हो रहा है तो हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो ले तो रहते हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही, और वो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होने के बाद में इसमें कन्वर्ट किया। जैसे एनर्जी हमें एनिमल से भी मिलता है। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन है तो वो एनर्जी के लिए उसके ऊपर में डिपेंड करेंगे एनिमल पर, तो उनके में बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो जो एनिमल बॉडी में रहेगा उसी को ग्लाइकोजेन कहा जाएगा। इनके हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज बनता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिलता है उसका मेन पार्ट कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को कम करते चले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो आप वीक हो जाएंगे। कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, इसका फाइबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपास सेलुलोज ही होता है, और सेलुलोज कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। तो ये इतने हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े। इस वाले पोर्शन में जो इंपॉर्टेंट था वो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। थोड़ा सा स्टार्च में एक पार्ट भूले हम लोग। स्टार्च दो पॉलीमर से मिल करके बना है, एक है आपका एमाइलोज और दूसरा कौन सा है, एमाइलोपेक्टिन। आप अगर बुक देखेंगे तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ है, वो पॉइंट लिखवा है, उसके अनुसार से आप देख सकते हो। यानी ये दोनों चेन के फॉर्म में है और इन्हीं दोनों चेन के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, स्टार्च का। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। एमाइलोज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लीनियर चेन के फॉर्म में है, जबकि एमाइलोपेक्टिन का देखेंगे तो ये ब्रांच चेन के फॉर्म में। जो वाटर सॉल्युबल है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं है वो डिजोल्व नहीं होगा, वो आपके बॉडी में ही स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा। आगे हम लोग बात करेंगे, प्रोटीन्स वगैरह में ऐसा ही होता है, विटामिन में ऐसा ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, प्रोटीन्स। प्रोटीन आप अंडर 10th क्लास में पढ़े हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। RCH, NH2 और COOH। देख रहे हो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है,
और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इन्हें कहा गया अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड हो गया। एक और अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी अमीनो एसिड्स है, RCH NH2 CH2 और COOH। ये भी अमीनो एसिड्स है, क्योंकि इसमें भी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा, COOH के रिस्पेक्ट में NH2 का पोजीशन। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा और इसके बाद वाले कार्बन को बीटा, उसी तरह से उसके बाद वाले कार्बन एटम को गामा कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्फा NH2 अल्फा कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इन्हें कहा जाएगा अल्फा अमीनो एसिड्स। यहाँ ये बीटा कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो इन्हें कहा जाएगा बीटा अमीनो एसिड्स। उसी तरीके से आप गामा डेल्टा ये कह सकते हो। जैसे अगर हम लोग इसे ले लें, RCH NH2 CH2 CH2 और COOH, तो यहाँ ये अल्फा बीटा और ये क्या है गामा, तो इन्हें कहा जाएगा गामा अमीनो एसिड्स। तो ये तो अमीनो एसिड्स के टाइप हो गए, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन प्रोटीन जो बना होता है वो पॉलीमर है किसका, अल्फा अमीनो एसिड्स का, यानी कि उसमें ये पाया जाता है। लेकिन अमीनो एसिड्स ये भी हो सकते हैं। अमीनो एसिड्स का अगला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। पहले इसको आप नोट कर लो थोड़ा सा। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल किसे कहते हैं, जो जरूरी है हमारे लिए, और नॉन इसेंशियल उसे कहते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो अमीनो एसिड्स के कुछ अमीनो एसिड का सिंथेसिस हमारे बॉडी में सेल्फ होता है, खुद ब खुद होता है। तो जो खुद ब खुद होता है उसे आपको सप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, और जो खुद ब खुद नहीं होता है उसे आपको सप्लाई करने का ज़रूरत होता है। तो जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसे हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि वो सिंथेसाइज हो रहा है तो आपको अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपका बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है उसे आपको सप्लाई करने का ज़रूरत है। जैसे फैट भी उसी तरीके से होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट हमारा बॉडी खुद बना लेता है रिक्वायरमेंट के अनुसार से, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे रहे हैं, तब वो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। सैचुरेटेड फैट किसे कहा जाता है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई कर जाए। रूम टेम्परेचर यानी 25 पर, गर्मी के दिन में टेम्परेचर 45 हो जाता है, उस पर नहीं है। जैसे आप कुछ एक देखते होगे, आप देखो अगर घी डालडा वो सैचुरेटेड फैट है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में नहीं है उसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड में जैसे आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर है कहा जाता है कि लिमिटेड अमाउंट में ये ऑयल भी आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये फैट प्रोवाइड करता है और ये फैट इसेंशियल फैट होगा, यानी जो आपका बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिलहाल अभी हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसे नॉन इसेंशियल, और जो सिंथेसाइज नहीं होता है उसे इसेंशियल कहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा एक टेबल दिया हुआ है, आप घर में जाकर के देखना, पूरे एक पेज में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स दिया हुआ है। उसमें से हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, चाहेंगे कि आप एक आध एग्जाम्पल और लिख लीजिए उसमें से, जो आप अच्छे तरीके से खुद से याद रख सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। on account of the number of amino and carboxyl group, the amino acids may be acidic, basic or neutral, may be acidic, basic और न्यूट्रल। यानी कि एसिडिक कब होगा, जब COOH का नंबर ज़्यादा हो,
अल्कलाइन कब होगा? जैसे अगर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप इन दोनों का नंबर बराबर है, तब उस कंडीशन में अमीनो एसिड किस नेचर का होगा? न्यूट्रल। अगर किसी अमीनो एसिड्स में NH2 का नंबर ज़्यादा है COOH के रिस्पेक्ट में, तो ये किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। और वहीं अगर NH2 का नंबर कम है और COOH का ज़्यादा है, तब उस केस में किस नेचर का होगा? एसिडिक। नोट कर लीजिए इसको, RCH NH2 और COOH। यहां पर ये चूंकि एसिड है, तो एसिड उन्हें कहा जाता है जो प्रोटॉन लूज करते हैं, और बेस उन्हें कहा जाता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कन्वर्ट करता है RCH COO माइनस, और यहां ये हो गया NH3 और इनके ऊपर में प्लस चार्ज। देखो इसने H प्लस लूज किया है और इनके H प्लस को ये ले लिया, तो NH2 की जगह किस में कन्वर्ट कर गया? NH3 में। तो इन्हें कहा जाता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। बाकी नॉर्मल आयन और ज्विटर आयन में क्या फर्क है? नॉर्मल आयन कोई भी है तो या तो कटायनिक होगा या एनायनिक होगा। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड को ले लो, तो सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखो ये खुद क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? निगेटिव चार्ज। इस पे दोनों पे तो चार्ज नहीं है, लेकिन इस वाले में देखो पॉजिटिव भी प्रेजेंट है और निगेटिव भी प्रेजेंट है। तो वैसे आयन जिसमें कटायनिक और अनायनिक दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, उन्हें ज्विटर आयन कहा जाता है, और इस वजह से ये 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का कई बार पूछा हुआ है। नोट कर लीजिए। थैंक्स।